क्वेश्चन नंबर 10 विविध प्रश्नमाला 14 का, एक समतल निर्देशांक अक्षों को ए बी सी पर इस प्रकार मिलता है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्र 1,2,3 है, तो समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए विविध प्रश्नमाला 14 का 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निर्देशांक अक्षों की बात कर रहा है, इसलिए अपन कौन से रूप में समतल का समीकरण लिखते हैं, अंतःकरण रूप में समतल का समीकरण लिखते हैं। ये आपका x होगा, ये आपका y होगा और ये आपका z होगा। और मैंने ये बनाया है 3D के अंदर प्लेन बनाया है, समतल बनाया है, और इस समतल का समीकरण, तो इस बिंदु को मान लिया मैंने a, 0,0, इसको b मान लिया है, ये a बिंदु है 0,b,0, और मेरा इसी बिंदु है 0,0,c। ठीक है, हमारा अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या हो गया है, x/a y/b z/c = 1 होगा। ठीक है, आप ऐसे बताओ मेरे को, त्रिभुज एबीसी का केंद्र क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3/3 होगा। आपको केंद्र पहले से भी दिया गया है ना, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी का केंद्र आपको पता है, ए बिंदु पता है, बी बिंदु पता है, सी बिंदु पता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 आप इसमें रखेंगे तो बताइए केंद्र क्या आने वाला है। अगर केंद्र की बात करें क्या आ जाएगा, यहाँ से a + 0 + 0/3 आएगा, क्या आएगा, ऐसे क्या कहेंगे 0 + b + 0/3, ऐसे 0 + 0 + c/3। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, a/3 b/3 c/3 होगा, होगा नहीं होगा, होगा। अब देखो आपको और भी बोल रखा है, केंद्र दे भी रखा है, कितना दे रखा है उस पे फोकस करते हैं अपन। आपको केंद्र दे रखा है 1,2,3, केंद्र 1,2,3, ये क्या दिया गया है, दिया गया है। अब आपको पता है ये भी केंद्र का गया, ये भी केंद्र का गया, दोनों चीज एक ही होगी, इट मींस इसकी वैल्यू इसके ऊपर होगी। a/3 का मान 1 होगा, a का मान 3 आ जाएगा, b/3 का मान 2 होगा, b का मान 6 आ जाएगा, c/3 का मान 3 होगा, c का मान 9 आ जाएगा। अतः है समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर बात करें अपन समतल का समीकरण x/a था, a की जगह कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, y/b था, b की जगह कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, और z/कितना लिखेंगे 9 = 1 हो जाएगा। आंसर ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैंने अंतःखंड रूप में क्यों लिखा, क्योंकि निर्देशांक अक्षों की बात कर रहा है। दूसरी बात, मैंने केंद्र का सूत्र क्यों लिखा, क्योंकि केंद्र पहले से दिया गया है, दोनों को बराबर किया है, a का मान निकाला है, b का मान निकाला है, c का मान। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, दो बिंदुओं की स्थिति सीरीज दे रही है। ठीक है, और आपको देखिए क्या पूछा है, दो बिंदु के स्थिति सदिश पी एंड क्यू, क्यू से गुजरने वाले तथा पी क्यू के लंबवत समतल का समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11वां है, आप मेरे को ऐसे बताओ, ये समतल है, ठीक है, ऐसा समतल है तो बिंदु किससे गुजर रहा है, क्यू से गुजर रहा है, किससे गुजर रहा है, क्यू से। समतल को बड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा सा समतल को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं।
ये आपका Q बिंदु है और ये P बिंदु है, ठीक है। Q का स्थिति सदिश दे रखा है, P का स्थिति सदिश दे रखा है 213 और नीचे वाले का दे रखा है -4 -2 -4 -2 और साथ में 1। मैंने देखिए आपको स्थिति सदिश दे रखा था, यानी कि आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा था, मैंने कौन से रूप में चेंज कर दिया, कार्तीय रूप में बिंदुओं को लिख दिया। इसका स्थिति सदिश 2i कैप j कैप k कैप होगा, इसका क्या होगा माइनस का 4i माइनस का 2j प्लस का k होगा। देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, जैसे मैं इसको लिखूंगा तो देखिए मैंने q को नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा ये समतल है, किस किस बिंदु से गुजर रहा है, q बिंदु से गुजर रहा है और pq के क्या है लंबवत। देखिए किसी बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, बिंदु q -4 -2, 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, ax -x1 b y -y1 c z -z1 0 होगा कि नहीं होगा। मैंने बिंदु रूप में प्लेन की इक्वेशन ये बताई थी। यहाँ पे a का मान पता नहीं है, x -x1 की वैल्यू प्लस का 4 हो जाएगा, b y +2 हो जाएगा, c z -1 हो जाएगा, इक्वल में 0 होगा। ये आपके पास क्या आ गया है, समतल का समीकरण है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू। आप मेरे को ऐसे बताओ a b और c क्या होते हैं, समतल के दिक्अनुपात, उसका दूसरा नाम और बोल सकते हैं समतल के अभिलंब के दिक्अनुपात। अरे जो समतल के, जैसे मान लीजिए आपके पास ये समतल है, ये क्या है समतल है, और समतल के मैं अभिलंब की बात करूंगा, अगर मैं समतल के अभिलंब की बात करूंगा मेरी होगा अरे लंबवत होगा, तो जो समतल के लंबवत होते हैं वही किसके लंबवत, सॉरी जो अभिलंब के दिक्नुपात होते हैं वो किसके दिक्नुपात होते हैं, समतल के। जब मैंने प्लेन की डेफिनेशन स्टार्ट की थी मैंने यही बात बोली थी कि जो समतल के दिक्नुपात होते हैं वो किसके अनुपात होते हैं, अभिलंब के, और जो अभिलंब के होते हैं वो किसके होते हैं, समतल के। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ABC किसके, ABC समतल के अभिलंब के दिक्नुपात है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये समतल है, इसका अभिलंब PQ होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, क्यों होगा, क्योंकि PQ समतल के क्या है लंबवत है कि नहीं है, समतल के PQ लंबवत है, इसका मतलब PQ समतल का क्या है अभिलंब है। यानी कि जो ABC के दिक्नुपात है क्या वो PQ के दिक्नुपात होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। PQ के दिक्नुपात कैसे निकालेंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। यानी कि जो ABC का मान आएगा वो क्या आएगा, PQ के दिक्नुपात आएंगे, क्योंकि सर जो PQ है वो समतल के क्या है अभिलंब है, यानी कि समतल का ही अभिलंब है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो आपका ABC होगा वो PQ के क्या होंगे दिक्नुपात होंगे, बिल्कुल होंगे सर। यहाँ क्या होगा, यहाँ ABC है, PQ रेखा के क्या है, रेखा के दिक्नुपात, डायरेक्शन रेशियो PQ लाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए PQ का मतलब Q में से P को उड़ा दो, ये रहा Q, ये रहा P, उड़ाएंगे तो क्या आएगा -2 सॉरी -4 -2 -2 -1 एंड 1 -3, सोल्व करेंगे माइनस का 6 माइनस का 3 एंड माइनस का 3 हो जाएगा, होगा कि सारे माइनस में है, यहाँ टकाएंगे दिस एंड दिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन, समतल का समीकरण क्या आ जाएगा, समतल का समीकरण। ध्यान रखें कभी भी दिक्नुपात को बिंदु के रूप में नहीं लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे -6 -6x + 4 -3 y + 2 एंड -2 z -1 = 0। देखिए सब में माइनस कॉमन आ रहा है, सब में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा
है, सब में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस से उड़ा दो और इसको मल्टीप्लाई भी कर दो। 6x प्लस का 24, 3y प्लस का 6 प्लस का 2z माइनस का 2 इक्वल टू 0। मैंने माइनस से क्या कर दिया है, कॉमन लेके क्या कर दिया है, माइनस कॉमन ले सकते हो ना, डिवाइड में 0 कर दिया, फिर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आया, 6x प्लस का 3y प्लस का 2z, 24 से कितना 30, 30 में से हो गया 28 प्लस का 28 बराबर 0। अब आपका आंसर वेक्टर फॉर्म में है या पार्टीशन फॉर्म में है, ऑप्शन में, अरे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, उसमें है वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, सदिश रूप में क्या आएगा बताइए, सदिश रूप में हो जाएगा, सदिश रूप में हो जाएगा 6i कैप नहीं r और 6i कैप 3j कैप प्लस का 2k कैप प्लस का 28 बराबर 0। आंसर में दिस है क्या बोल रहा है, हाँ जो भी ऑप्शन थे, जो भी दाम धूम हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर अपन आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ऐसा ही क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, पहले 15वें क्वेश्चन को करेंगे। हाँ जी, अब देखिए आपका जो 15वां क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु से गुजरता है वो दो सदिश ए व बी के क्या है, समांतर है। पंद्रहवां क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरीके का थोड़ा वो लिंक कर रहा है, इसलिए पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए नंबर 15वां क्या है, बिंदु आपको दे रखा है, बिंदु कौन सा बिंदु दे रखा है, -2, 1, 2 -2, 1, 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ पे a x माइनस x प्लस 2 होगा, y माइनस 1 होगा, c z माइनस 2 होगा बराबर से। इससे जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था इसमें अपन ने एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की थी, सर जो एबीसी था उसके विकल्पात पीक्यू रेखा के जो विकल्पात थे वही विकल्पात थे, लेकिन इस प्रश्न में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे वो नहीं बोला है कि पीक्यू रेखा है या पीक्यू के विकल्पात होंगे वो एबीसी के विकल्पात होंगे, ऐसे नहीं बोला है। इसमें ऐसे जरूर बोला है कि जो ये वाला समतल है वो दो सदिश दिए हुए हैं उनके क्या है, समांतर है। देखिए दो सदिश दिए हुए हैं, सदिश का नाम पहले वाले का ए होगा, दूसरे वाले का बी होगा, ऐसा ही है। हाँ ए दे रखा माइनस का आई, जे माइनस का बी के माइनस आई, इसको अपन समीकरण एक नंबर लिख लेते हैं और आपको सदिश दे रखे हैं, ए दे रखा है तो आई 2j और माइनस का आई प्लस का 2j माइनस का 3k,
बी वाला दे रखा है 5i के प्लस a, वो ऐसे बोल रहा है कि समतल इन दोनों दोनों समतल इन दोनों क्या दोनों सदिशों के क्या है समांतर है। इसका मतलब बताता हूं, क्या ये सदिश है, क्या ये स्थिति सदिश है? बिल्कुल है। अरे कोई सदिश है तो कोई ना कोई बिंदु का स्थिति सदिश होगा। जब मैं ऐसे बोलूं कि मेरा बिंदु मान लीजिए वो यहाँ है और मेरा बिंदु ए यहाँ है, यानी कि क्या ये ए वेक्टर होगा? मैंने आपको वेक्टर में बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है, उसको क्या बोलते हैं, एक का स्थिति सदिश होता है। ऐसे में बोलूं कि अगर मान लो मेरा बी बिंदु है, पक्का वो भी होगा नहीं होगा, और ये कौन सा सदिश होगा? बी स्थिति सदिश। मेरा क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि मेरा जो ये समतल है, मेरा जो ये समतल है वो समतल इसके भी समांतर है और बी के भी, ए के भी समांतर, बी के समांतर। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा जो ये समतल है वो ए वाली रेखा के भी समांतर है और बी वाली रेखा के भी समांतर है। क्या सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जब समतल और रेखा जब समांतर होती है तो दोनों के बीच में कोण कितना आता है? 0 डिग्री होगा। और एक भाई हो एक बहन हो, साइन आता है, कोस आता है, साइन आता है। और साइन जब थीटा 0 तो साइन 0, साइन 0 तो ओवरऑल वैल्यू 0, मतलब दोनों के दिक्कनुपात का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना होगा? 0 होगा। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके दिक्कनुपात तो ABC है, लेकिन आपको पता है इसके दिक्कनुपात क्या होंगे? -1, 2, -3। अरे जो भी कोई वेक्टर पड़ा है, अगर इसका मापांक 1 नहीं आता है तो वो दिक्कनुपाती होता है। अगर मापांक 1 होता तो भी वो क्या होती? दिक्भुजेय होती। मेरी बात को समझ रहे हैं? इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकता हूँ। कैसे? मेरा ये समतल था, समतल में दो रेखाएं पड़ी हैं, यानी कि दो सदिश पड़े हैं। समतल ऐसे बोल रहा है कि दोनों सदिश क्या है? समांतर है। अरे जब समतल की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? अभिलंब की बात करते हैं। अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अभिलंब का मतलब क्या होता है? अभिलंब का मतलब होता है एक रेखा। अभिलंब का मतलब क्या होता है? एक रेखा होती है, यानी कि जो ये वाली रेखा, मतलब जो ये अभिलंब वाली रेखा है वो इस ए के भी लंबवत हो जाएगी। अरे समतल रेखा के समांतर था, ए और बी के समांतर था, लेकिन समतल का अभिलंब ए सदिश के लिए, अरे इसमें ए पड़ा है, इसमें बी पड़ा है, और अभिलंब ऐसा तो पक्का ये अभिलंब है, ए के क्या होगा? लंबवत होगा, बी के भी क्या होगा? लंबवत होगा। अरे जब दो रेखाएं, क्या अभिलंब रेखा होती है, ए भी रेखा होगी, बी भी रेखा होगी। जब दो रेखाएं लंबवत होती है, दो बहिनें होगी, तो कौन आएगा? कोस आएगा। और जब कोस आएगा और लंबवत है तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो दोनों के दिक्कनुपातों का गुणा क्या होगा? 0 होगा। आप देखिए दो तरीके से समझ लिया आपने, समतल और रेखा, तो भी आपको पता समांतर कहां हो जाएगा? समतल का अभिलंब लेंगे तो आपका उसके लंबवत हो जाएगा। मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं कि चूंकि समतल ए व बी के क्या है? समांतर है। जब समांतर है इसलिए समतल का अभिलंब क्या हो जाएगा? बताओ। देखिए समतल का अभिलंब ए व बी के क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा? और जब लंबवत होता है तो आपको पता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, एक बार क्या करेंगे, किसका दिक्कनुपात a है, इसका दिक्कनुपात माइनस कर दो। इसका दिक्कनुपात a है, माइनस में कितना हो जाएगा? ये a * -1 प्लस b * 2 प्लस c * -3 बराबर 0 हो जाएगा। होगा नहीं होगा?
यहाँ से अगर अपन आगे सोल्व करें इसको तो क्या आएगा उसकी बात करते हैं अपन। बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का a 2b माइनस का 3c बराबर 0। समीकरण नंबर कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार देखो ये वाला समतल इसके लंबवत है तो इस समतल का विलंब इसके लंबवत है, इस समतल का विलंब इसके भी लंबवत होगा। अरे होगा नहीं होगा, जो विलंब था वो एक के भी लंबवत था और बी के भी लंबवत था, तो इन दोनों का दिक्कत का गुना 0, इन दोनों की दिक्कत का गुना भी 0 होता है। बोलेंगे a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आएगा 5a आगे बोलो माइनस का b प्लस का c बराबर 0। क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? समीकरण 2 है 3 से। समीकरण 2 3 में कितने वेरिएबल है, कितनी चरराशियां हैं? 3 चरराशियां। समीकरण 2 क्या सोल्व कर सकते हो? आपने छोटे क्लास में पढ़ा 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, विलोपन विधि से उठा के एक को उठा देते दूसरा था। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया होगा, देखिए कैसे करते हैं। आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा माइनस का a 2b माइनस का 3c इक्वल टू 0, 5a माइनस का b प्लस c इक्वल टू 0। आपको मैंने तरीका सिखाया था, क्या सिखाया था? पहले आता है a फिर आता है माइनस b, पहले कौन आता है a फिर माइनस b फिर c, ये लो इक्वल कर दिया। याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? पढ़ा हुआ है पढ़ा है। इसको छुपाएंगे a वाले को, इसके गुणांक और इसके गुणांक को गुणा करेंगे, b के गुणांक को c के गुणांक को गुणा करो कितना आएगा 2 आएगा। अब बीच में किसका चिन्ह आता है माइनस का, इसका गुणांक माइनस 3 इसका गुणांक माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको छुपा दो, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा, बीच में क्या आता है माइनस आता है, छुपाना कहते हैं इसको b वाले को। अब माइनस 3 को माइनस 5 से गुणा करो माइनस का 15 आएगा, क्योंकि माइनस पहले से है, एक बार लिख लो ये तो गलत हो जाएगा। अब c वाले को छुपाओ माइनस माइनस प्लस, ये तो बताइए क्या आने वाला है a बटा माइनस 1 b बटा 15 में से ये माइनस का नीचे प्लस का 14 आएगा, लेकिन नेगेटिव में एक बार लिख लो ना, क्या करना है c बटा माइनस 2, माइनस से माइनस उड़ा दो, इसमें माइनस आएगा ना, इसमें माइनस आएगा, इसमें माइनस तो क्या हो जाएगा a अपॉन 1 b अपॉन 14 और c अपॉन 9। इसको क्या मानेंगे a मान लेंगे, एक राशि मान सकते हैं। तो बताओ a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 14 क्या आएगा और c का मान कितना आएगा 9 क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा? a का मान आ गया, b का मान आ गया और किसका मान आ गया c का मान आ गया। समीकरण 1 में रखेंगे, इसमें रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब बताओ a का मान रखूं, a का मान करके रखूंगा तो k कितना आएगा x प्लस 2, b का मान 14k और y माइनस 6, आगे बोलो क्या आने वाला है, c का मान 9k और कौन है z माइनस 2 इक्वल टू 0, z माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, z माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी देखना, सब में k कॉमन आ रहा है, अरे सब में k कॉमन आ रहा है, k को कॉमन लेके 0 में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, वो तो 0 हो गया। अब यहाँ से देखो x आएगा 14y आएगा और 9z आएगा, एक साथ लिखो x 14y 9z। अब यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे माइनस का 14 आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा, माइनस का 14 माइनस का 18 कितना हो गया माइनस का 32 और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 30, बराबर कितना हो गया 0, ये आंसर है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और मेरे को यस और नो में कमेंट करके बताओ कि समझ में आ गया कि
अरे आया कि नहीं आया? आ गया। कैसे आया? किसी बिंदु से रेखा, किसी बिंदु से समतल का समीकरण लिखा। समीकरण एक, वो समतल है, वो बी व सी के क्या है? समांतर है। इसका मतलब उसका जो अभिलंब है वो दोनों के क्या होगा? लंबवत होगा। जब दो चीज लंबवत होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो आता है। समीकरण 2 आई, समीकरण 3 आई, दोनों को समीकरण 2 और 3 को सोल्व किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि सर अपने को ए पता नहीं है, अपने को बी पता नहीं है, अपने को सी पता नहीं है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, एबीसी का मान ज्ञात करने के लिए अपन ऐसा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन को समझेंगे, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डालो, अब क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अरे राजीव बालोटिया क्या बोल रहा है? तो क्लास की ग्रुप पर डाल दे। क्या डाल दे? कौन सा क्लास? आगे चलते हैं, अपने आगे चलते हैं, वो देखिएगा। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। 12वां तो बहुत बड़ा है, लगभग इसमें 20-25 मिनट लगेगी एक क्वेश्चन। ठीक है, 15-20 मिनट मान लो। अपन कर लेते हैं 13वां क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है ना। दो क्वेश्चन बचेंगे अपन 12वां 14, वो अपन कल की क्लास की लास्ट में पढ़ेंगे। कल तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्कूल में, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 13 वाला देखिए, आपके पास 12, 13, 14 तीन क्वेश्चन बच गए हैं। एक तो मैं अभी करवा देता हूँ, दो क्वेश्चन बचेंगे। तो कल अपन पहले तो स्कूल के 20-25 मिनट छुट्टी चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, लास्ट के 20 मिनट में दोनों क्वेश्चन करेंगे। मेरी बात को समझ रहे? ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, उस पर फोकस करते हैं। क्या बोल रहा है अपना क्वेश्चन? एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप कितना है? रेखाखंड की लंबाई में दिक्भुजें ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। -3, 4, -4। ओके, पहले सबसे पहले अपन माना रेखा की दिक्भुजें लिख लेते हैं। दिक्भुजें वो मैंने मान ली है एल, एम और एन। ठीक है, मैंने आपको जो दिक् अनुपात की परिभाषा बताई थी, याद होगा आप लोगों को, अगर आपके पास बुक है। दिक् अनुपात की मैंने दो परिभाषाओं से समझाया था। देखिए दिक् अनुपात की मैंने परिभाषा क्या बोली थी? अगर दिक्भुजों को किसी अनुपात में व्यक्त किया जाए, याद होगा आप लोगों को, यदि दिक्भुजों को किसी अनुपात में व्यक्त किया जाए तो क्या आती है उसकी? क्या आती है उसके? अरे L/A, एम ये क्या आएगा? बी आएगा, और ये क्या आएगा? सी आएगा। मैंने बताया था दिक्भुजों को किसी अनुपात में व्यक्त किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात बोलते हैं। दिक्भुजों को किसी अनुपात में व्यक्त किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात बोलते हैं। देखिए हम प्रक्षेप का मतलब भी क्या है? वो अनुपात से ही है। कहने का मतलब L बटा यहाँ अगर बोलूं कितना कितना दिया है आपका जो दिक् अनुपात, वो प्रक्षेप का मतलब यहाँ पे दिक् अनुपात से ही है। क्या बोल रहा है? -3 -4 -3 4 और -12 प्रक्षेप दिया हुआ है, यानी कि x एक्स पे प्रक्षेप दिया हुआ है, y एक्स पे प्रक्षेप दिया हुआ है, z एक्स पे प्रक्षेप दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होगा? x एक्स पे कितना दूरी है, y एक्स पे कितना दूरी जा रहा है, z पे, यानी कि -3i क्या 4j क्या और -1 क्या। अगर a का आपका मापांक होते क्या 1 आता है? अरे 1 नहीं आता मापांक। अगर i कैप में लिखते j कैप में 1 नहीं आता। जब 1 नहीं आएगा तो वो क्या होगा? क्या होगा? दिक् अनुपात होगा। तो मैंने इसको क्या मान लिया? इसको क्या मान लिया? k मान लिया। इन तीनों अनुपात को क्या मान लिया मैंने? k मान लिया। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज है सर? दिक् अनुपात है। और ये क्या चीज है? दिक्भुजें। दिक्भुजों को किसी अनुपात में व्यक्त किया जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? दिक् अनुपात बोलते हैं। L
का मान बोलो क्या आएगा, माइनस का 3 के, n का मान 4 के, n का मान माइनस का 12 के है। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। एच वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 3 के का स्क्वायर प्लस 4 के का स्क्वायर माइनस का 12 के का स्क्वायर इक्वल टू 1। 9 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर और यहाँ से 144 के स्क्वायर बराबर है। ठीक है, ओके। अब यहां से देखिएगा, देखिए उनको जोड़ेंगे अपन सबको, दिस एंड दिस, कितना आएगा 169 के स्क्वायर इक्वल टू बनाएगा के स्क्वायर की वैल्यू 1/169, एक वैल्यू प्लस माइनस 1/39 नहीं 30 है, ऐसे ही बोल रहा हूं। अरे रूट कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, अरे किया कि नहीं किया? अब आपको पूछा क्या क्या इसमें, आपको पूछा क्या क्या? एक सेकंड रुको रे। हाँ एलिमेंट पूछा एक तो आपको, देखो ये पूछे एल का मान क्या आ जाएगा, एल का मान माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस अरे माइनस का प्लस माइनस 1 बटा 13 तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 1 बटा 13। m का मान आ जाएगा 4 के, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 बटा 13। n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा माइनस का 12 के, यानी कि इसको साइन चेंज कर देगा ये माइनस, ये पता है ना, ये वाला माइनस इसका क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 12 बटा 13। मुझे तो आ गई। अब आपको क्या पूछा है, दूरी भी पूछी है, दूरी पूछी है ना, क्या पूछिए, रेखाखंड की लंबाई। देखो रेखाखंड की लंबाई, ठीक है, वो हो जाएगी x2 - x1 का स्क्वायर। देखो रेखाखंड की लंबाई में देखिए क्या करेंगे अपन, ये आपका तो प्रक्षेप है -3 4 -12, जो आपका प्रक्षेप दिया हुआ ना -3 4 और माइनस का क्या दिया हुआ है 12, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालेगा। अरे इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालो 13 आएगी। अरे जो ये बिंदु दिया हुआ है ना -3 4 -12 प्रक्षेप, इसकी मूल बिंदु